The name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. So we have completed Canto 2 of The Rape of the Lock. Today we are going to start Canto 3 of The Rape of the Lock. Canto 2 जो था वो ख़त्म हुआ था जब तो हमने उसके बारे में पढ़ा था, सिल्व्स के बारे में पढ़ा था कि सिल्व्स जो है वो एंटिसिपेट कर रही होती हैं कि क्या बुरा होने वाला है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि या तो कोई चाइना जार टूटेगा या फिर वो जो फेयर निम्फ है वो मे बी अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर देगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉसिबिलिटीज़ जो थी डिज़ास्टर की, वो पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि क्या क्या सिल्व्स जो हैं वो डिसाइड करती है, एरियल डिसाइड करती है कि कौन कौन से सिल्व जो है वो किस किस चीज़ का चार्ज लेगी बेलिंडा की हिफाजत करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किसको अगर ये सिल्व्स जो हैं अपनी ड्यूटी जो है पूरी नहीं करेंगी तो इनको क्या पनिशमेंट मिलेगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैंटो 3। तो कैंटो 3 में क्या होगा, in the first 30 lines, 24 to 30 lines, we have the description of the aristocratic society of 18th century. 18th century की aristocratic society जो है उनकी हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। द हाई क्लास सोसाइटी जो है उनकी हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि उनकी लाइफ कैसी होती थी, अबाउट देयर लाइफ एंड देयर कल्चर। फिर उसके बाद जो है वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार्ड गेम कॉल्ड ओम्बर। ओम्बर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ओम्बर गेम जो है वो कार्ड्स की गेम है, ताश की गेम है, उसकी हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद एक टी पार्टी है छोटी सी, उसकी डिस्क्रिप्शन है। और फिर जो है वो जो इंसिडेंट हुआ था वो कैसे हुआ था उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो लेट्स स्टार्ट। Sorry. Okay. Close by those meads, forever crowned with flowers, where Thames with pride surveys his rising towers. अच्छा, मीड्स मीन्स मीडोज़, इन चरागाहों के करीब जो हमेशा फूलों से सजे रहते हैं और जहाँ रिवर थेम्स प्राउडली देखता है टावर्स को, किसकी, बिल्डिंग्स के टावर्स को जो उसके आसपास सिचुएटेड हैं। बिल्डिंग्स उसके बैंक पर जो बिल्डिंग सिचुएटेड है उनको वो देखता है। तो वहाँ पे क्या है, अब ये जो है रिवर थेम्स पे वो बेलिंडा जो है वो जा रही थी, हमने पढ़ा था। अब उसकी डिस्क्रिप्शन है कि रिवर थेम्स पे जहाँ वो जा रही थी वहाँ रिवर थेम्स के आसपास मीडोज़ थी और उसके रिवर थेम्स के किनारे पर जो थी वो बिल्डिंग्स थी जिसके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर्स थे। उसके अलावा क्या था, देयर स्टैंड्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मैजेस्टिक फ्रेम, वहाँ पे एक मैजेस्टिक फ्रेम था। यहाँ पे पैलेस की बात हो रही है। विच फ्रॉम द नेबरिंग हैम्पटन टेक्स इट्स नेम, जिसने अपना नाम जो है नेबरिंग हैम्पटन से लिया था, अपने नेबरहुड से लिया था। नेबरिंग हैम्पटन का मतलब ये है कि उसके नेबरिंग विलेज, आसपास एक विलेज था इस पैलेस के, उसका नाम था हैम्पटन। उसके नाम पे इस पैलेस का नेम जो है वो हैम्पटन पैलेस रखा गया। तो रिवर टेम्स पे जो है जिसके आसपास जो है मीडोज़ हैं, बहुत चरागाहें हैं, प्यारे प्यारे गार्डन्स हैं, वहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं। उनके बीच में एक मैजेस्टिक बिल्डिंग है, एक एडिफेस है, क्या कहते हैं, एक पैलेस है जिसका नाम हैम्पटन है, हैम्पटन कोर्ट जिसको कहते हैं, जो कि उसके पास ही जो एक गाँव है उसके नाम पर उसका नाम रखा गया है हैम्पटन कोर्ट। तो बेलिंडा और उसकी जो कंपनी है वो सारे जो हैं वो कहाँ जा रहे थे, वो हैम्पटन कोर्ट जा रहे थे। Here Britain's statesmen often of the for doom of foreign tyrants and of nymphs at home. तो एज़ इट इज़ एन मॉक एपिक, तो ये ट्रेडिशन अपना फॉलो करते हुए, मॉक एपिक का फॉलो करते हुए पोप ने क्या किया, एक जगह बहुत ग्रैंड चीज़ रखी है तो दूसरी जगह ट्रीवियल चीज़ रखी है। फिर से यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यहाँ हेयर इस हैम्पटन कोर्ट में बरतानिया के स्टेटमैन जो होते हैं वो ऑफन उनके फॉर डूम मतलब उनके फॉल के बारे में डिस्कशंस होती थी। वो जो टायरेंट्स होते थे, फॉरेन टायरेंट्स, या किसके बारे में, फॉल ऑफ निम्फ्स एट होम, या निम्स के अपने घर में फॉल के बारे में, या फिर यहाँ पे अपने घर में फॉल के बारे में से मुराद ये है कि जो फेयर लेडीज़, फैशनेबल लेडीज़ थी जो क्वीन एन की नज़रों से फेवर्स से हट जाती थी, उनके बारे में बात हो रही है कि जो उनके अपने
मुल्क में फेयर लेडीज़ होती थी कि वो कौन क्वीन के फेवर में है, कौन क्वीन के फेवर में नहीं है, या इसके बारे में बात हो रही होती थी, या कौन से जो स्टेट्समैन हैं उनके बारे में बात हो रही होती थी। मतलब एक जगह जो है उसने बड़ी बात की है कि फॉरेन डिक्टेटर्स की बात की है, दूसरी जगह उसने ब्रिटिश लेडीज़ की बात की है, तो कि उनका फॉल को प्रिडिक्ट किया जाता था एक जगह, तो दूसरी जगह ये बात हो रही होती थी। एक ग्रैंड चीज़ के साथ एक ट्रिवियल चीज़ रख दी, यानी कि यहाँ पे हर तरह की बात हो रही होती थी। अगर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ डिस्कस हो रहे होते थे, वहीं पर ट्रिवियल इश्यूज़ भी डिस्कस हो रहे होते थे। और एक तरह से यहाँ पे सटायर है। सटायर इस तरह से है कि स्टेट्समैन जो है वो बात कर रहे होते थे कि जहाँ इतनी इम्पॉर्टेंट शख्सियात जो हैं मौजूद हैं, वो एक जगह इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करी, तो उसी जगह वो इतनी ट्रिवियल चीज़ों के बारे में बात करी हैं, जो कि मॉक एपिक को शो कर रही हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, हेयर दाओ, दाओ रिस्पेक्ट के लिए यूज़ हुआ है ग्रेट आना, आना मीन्स क्वीन एन, ग्रेट आना, वॉम एना या आना, तो वॉम 3 रेलम्स ओबे, 3 रेलम्स यानी कि 3 किंगडम्स। ये जो क्वीन एन थी इसकी पोप के दौर में थी, इसकी 3 किंगडम्स पर हुकूमत थी। 3 किंगडम्स कौन से थे आपको पता है? ग्रेट ब्रिटेन जो है वो किस किस से मिल के बना है? ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड से मिलके बना है। वैसे तो वेल्स भी है इसके अंदर, लेकिन ये जो क्वीन एन थी ये 3 जो थी रेलम्स की जो थी वो क्वीन थी, 3 किंगडम्स की क्वीन थी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की। ठीक है, यहाँ पर क्वीन एन जो थी वो भी दोस्त समटाइम्स कौंसल टेक एंड समटाइम्स टी, तो कभी कभी क्वीन एन भी, क्योंकि ये रॉयल कोर्ट थी, रॉयल कोर्ट था यानी रॉयल पैलेस था ना, हैम्पटन कोर्ट, तो क्वीन एन भी कभी कभी यहाँ पर अपनी कौंसल्स रखती थी, पॉलिटिकल कंसल्टेशंस रखती थी, अपनी पॉलिटिकल कौंसल्स रखती थी अपने एडवाइज़र्स के साथ, और कभी कभी वहाँ पे टी पार्टीज़ भी अटेंड करती थी। मतलब फिर से एक बड़े सीरियस इशू के साथ, एक सीरियस मैटर के साथ एक ट्रिवियल चीज़ रख दी गई है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, Hither the heroes and the nymphs resort to taste a while the pleasures of a court. यहाँ पे फेयर निम्स और गैलेंट्स यानी कि जेंटलमैन जो होते थे वो भी आते थे, ताकि वो इस हैम्पटन कोर्ट के डिलाइट से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एक रॉयल कोर्ट है तो वहाँ पे इंजॉय कर सकें, इसलिए वहाँ पे वो भी आते थे। इन वेरियस टॉक द इंस्ट्रक्टिव आवर्स दे पास्ट, वो बहुत से इंस्ट्रक्टिव आवर्स यानी बहुत से घंटे जो थे वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कशन में गुजारते थे। यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव जो है वो आयरॉनिक वे में यूज़ हुआ है, क्योंकि उनकी बातों में, उनकी टॉक में कुछ भी इंस्ट्रक्टिव नहीं होता था। हु गेव द बॉल, और वो बात इंस्ट्रक्टिव होता क्या था, क्या बात करते थे कि किसने बॉल दी, किसने किसकी शान में डांस पार्टी दी, अरेंज की, और पेड द लास्ट विज़िट, और किसने जो है लास्ट विज़िट पे किया, पहले किसने विज़िट दिया, क्वीन एन को किसने विज़िट पे किया। ये बात होती थी उनके वक्त, और कोई बात नहीं होती थी, जिसको वो इंस्ट्रक्टिव टॉक कह रहा है, जो कि आयरनी है। नेक्स्ट है, वन स्पीक्स द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, जहाँ पे जब बात हो रही होती थी कोई ब्रिटिश क्वीन की ग्लोरी के बारे में बात कर रहा होता था। एंड वन डिस्क्राइब्स अ चार्मिंग इंडियन स्क्रीन, और कोई वहाँ पे बात कर रहा होता था चार्मिंग इंडियन स्क्रीन के बारे में। स्क्रीन क्या होता है? पर्दा टाइप कहते हैं, वो जो एक स्क्रीन दीवार टाइप होता है, पर्दा सा होता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के काश्तकारी हुई होती है, उसको कहते हैं। तो जैपनीज़, ये एक्चुअली इंडियन नहीं थी, जैपनीज़ थी। यहाँ पे इंडियन का मतलब है ओरिएंटल, ओरिएंटल मींस फ्रॉम ईस्टर्न साइड, ईस्ट की साइड से। ठीक है, तो स्क्रीन यानी वो जो पर्दा सा होता है, जैसे होटल्स में भी आपने अक्सर देखा होगा कि वो स्क्रीन रखी होती है, दरमियान में पर्दा टाइप होता है, वो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस बने होते हैं उसको। तो कोई वहाँ पे बैठा क्वीन के बारे में बात कर रहा होता था, तो कोई वहाँ पे बैठा किसके बारे में बात कर रहा होता था? इंडियन स्क्रीन के बारे में बात कर रहा होता था, यानी कि जैपनीज़ स्क्रीन के बारे में बात कर रहा होता था। और फिर तीसरा बंदा क्या बात कर रहा होता था? अ थर्ड इंटरप्ट्स, तीसरा बंदा जो है वो बीच में इंटरप्ट करता था, इंटरप्ट्स मोशंस, बीच में टांग रहा था, बीच में बात करता था। लुक्स एंड आइज़, इंटरप्ट्स मोशंस, लुक्स एंड आइज़, वो इंटरप्रिटेशन देता था, वो वजाहत करता था लुक्स की, मोशंस की, हरकत की,
किसी की अपीयरेंस की, किसी की आँखों की, घूमने की, किसी के देखने की बात करता था। और नेक्स्ट ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज, क्योंकि उनके हर बात पर किसी ना किसी की रेपुटेशन ख़त्म होती थी। मतलब वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, किसी ना किसी का कैरेक्टर जो था वो उसको जो है डिस्कस करते थे, जिसकी वजह से किसी ना किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन होती थी, यानी कि किसी की बदनामी करते थे या किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करते थे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज, कि हर वर्ड पर किसी ना किसी की, हर बात पर किसी ना किसी की रेपुटेशन ख़त्म होती थी, क्योंकि किसी के लुक्स, किसी की हरकत के बारे में बात हो रही होती थी। तो यहाँ पे फिर ये सटायर ही है कि 18th सेंचुरी में जो है ये जो अरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे मिलकर क्या करते थे, किसी ना किसी के रेपुटेशन जो है वो उसके बारे में बात करते थे। कभी बात करते थे कौन बॉल दे रहा है, कौन क्वीन एन को विज़िट पे कर रहा है, किसने लास्ट विज़िट पे किया, इस तरह की बातें होती थी, जो कि यहाँ पे सटायर भी है। और जो है वो मॉक एपिक ट्रेडिशन को भी फॉलो किया है कि एक जगह ग्रैंड थीम के साथ एक ट्रिवियल चीज़ रखी है। नेक्स्ट है स्नफ और द फैन सप्लाई ईच पॉज ऑफ चैट। वो बीच में बात करते करते पॉज जब करते थे तो वो किस तरह से करते थे, कभी बीच में स्नफ़ लेके, स्नफ़ क्या होता है, तंबाकू इस्तेमाल करना। तो उस दौर में तंबाकू का इस्तेमाल शुरू हुआ था, जो कि वहाँ पे स्पेन से आया था। तो तंबाकू इस्तेमाल करते थे और लेडीज़ जो थी वो फ़ैन इस्तेमाल करती थी कॉकेट वे में, कह लें इम्प्रेस करने के लिए, एक मखसूस तरीके से वो फ़ैन इस्तेमाल करती थी। तो वो जब भी अपनी बातों में पॉज लेते थे तो वो किस लिए लेते थे, कभी जो मेल्स थे वो स्नफ़ करने के लिए, और फीमेल्स जो थी ख़ास तौर पे वो फ़ैन को हवा लेने के लिए या उसकी मूवमेंट करने के लिए। विथ सिंगिंग, लाफिंग, ओगलिंग एंड ऑल दैट। और वो सब क्या करते थे, वो कभी सिंगिंग करते थे, गाते थे, कभी हंसते थे, अमोरस स्टेयरिंग, कभी एक दूसरे को ओगलिंग मीन्स अमोरस स्टेयरिंग, कभी एक दूसरे को घूरते रहते थे मोहब्बत से, या क्या कहेंगे उसको, फ्लर्टियस वे में, एंड सिमिलर अदर एक्शंस, और इस तरह के और जो हैं वो काम करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है मीनवाइल। तो 18th सेंचुरी इंग्लैंड में क्या हो रहा था, ये सब हमें शो किया जा रहा है। मीनवाइल, डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ डे, द सन obliquely shoots his burning ray। अच्छा, मीनवाइल क्या होता था, द सन हैज़ गॉन डाउन एंड द स्काई एंड इट्स हॉट बीम्स नाउ फॉल अपॉन द अर्थ obliquely। थोड़ी तिरछी गिर रही थी क्योंकि सूरज जो था वो डूबने वाला था, क्योंकि दिन जो था ढल रहा था। अब नेक्स्ट जो है वो फिर सटायर है, सैटिरिकल लाइंस हैं। द हंग्री जजेस सून द सेंटेंस साइन एंड wretches हैंग दैट ज्यूरी men डाइन। हंग्री जजेस, यहाँ पर जजेस पर जो है उन पर सटायर है पोप का। और वो क्या सटायर है कि उनको इतनी जल्दी होती थी कि वो जो जजेस होते थे उनको इतनी जल्दी होती थी कि वो सेंटेंस, यानी सेंटेंस टू डेथ, जो डेथ सेंटेंस होते थे उसको जल्दी से साइन कर देते थे। एंड wretches मीन्स प्रिजनर्स, पुअर प्रिजनर्स हैंग दैट ज्यूरी men डाइन। वो उनको लटका दिया जाता था ताकि जो ज्यूरी मैन है वो डाइन कर सकें, डिनर पे जा सकें। जब डिनर का वक्त करीब आता था और दिन ढल रहा होता था, तब जो ज्यूरी मैन थे वो बहुत ही जल्दी जो है वो साइन कर देते थे अपने वर्डिक्ट पर, और जो गिल्टी हो या ना हो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी, और वो उसको हैंग कर देते थे। तो यहाँ पर फिर से सटायर यूज़ किया गया है, क्योंकि जजेस पर सटायर है, क्योंकि वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि हम सही फ़ैसला करें या गलत करें। नेक्स्ट है द मर्चेंट फ्रॉम द एक्सचेंज रिटर्न्स इन पीस। जो स्टॉक एक्सचेंज से मर्चेंट भी इस टाइम पर जो हैं, ताजिर भी वापस आ लेते थे पीसफुली। एंड द लॉन्ग लेबर्स ऑफ द टॉयलेट सीज। और टॉयलेट यानी कि ब्यूटी पार्लर, मतलब जो है ड्रेसिंग टेबल के जो लेबर्स पूरा दिन औरतें करती थी, अब उसको जो है उसको शो करने का टाइम आ गया था, क्योंकि नाउ अब दे हैव टू गो टू नाइट पार्टीज़। अब वो नाइट पार्टीज़ में
जाना था उन औरतों ने। तो फिर उनको अब उनकी जितनी भी मेहनत थी, जितना भी उन्होंने लेबर किया था अपने ऊपर, अपने आप को संवारने में, मेकअप करने में, ड्रेसअप होने में, अब उसको जो है शो अप करने का टाइम आ गया है। क्योंकि वो डिनर पे जा रही हैं लेडीज़, तो डिनर का टाइम हो गया, डिनर पार्टी का टाइम हो गया। Belinda, now warm thirst of fame invites Burns to encounter two adventurous knights. Belinda अब जिसको अब थर्स्ट ऑफ फेम इनवाइट्स, पॉपुलर होने की डिज़ायर लेकर, फेमस होने की डिज़ायर जिसको थी, लॉन्ग्स टू मीट टू एडवेंचरस नाइट एट ओम्बर, दो एडवेंचरस नाइट को मिलने के लिए वो बेताब थी एट ओम्बर, सिंगली टू डिसाइड देयर डूम, टू डिसाइड देयर फेट, ताकि वो उनका जो है वो फेट डिसाइड कर सके। यहाँ पे फेट डिसाइड कर सके इसलिए कहा हुआ है क्योंकि ओम्बर जो कार्ड्स की गेम है, जो ताश की गेम है, ये 3 लोग खेलते हैं, 3 प्लेयर्स। तो बिलिंडा ने इस 2 नाइट्स के साथ ये जो गेम थी खेलनी थी, और बिलिंडा इसमें एक्सपर्ट थी, इसलिए लिखा हुआ है कि वो उनका जो डूम है, जो उनका फेट है, वो डिसाइड करने के लिए बड़ी बेताब थी, क्योंकि वो उसको पता था कि मैं जीतूँगी। नेक्स्ट है एट ओम्बर सिंगली टू डिसाइड देयर डूम एंड स्वेल्स हर ब्रेस्ट विद कॉन्क्वेस्ट येट टू कम, और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करी थी, क्या सोचकर, अपनी आने वाली विक्ट्री, अपनी आने वाली कॉन्क्वेस्ट को सोचकर। स्ट्रेट द 3 बैंड्स प्रिपेयर इन आर्म्स टू जॉइन, ईच बैंड द नंबर ऑफ द सेक्रेड 9। ये 3 का जो बैंड था ये प्रिपेयर करते हैं द 3 कंटेस्टेंट्स इमीडिएटली गेट रेडी फॉर द बैटल। यहाँ पे उसको बैटल कहा हुआ है, जो कि एपिक में, मतलब मॉक एपिक है ना, मजाक उड़ाया जा रहा है। एंड ईच ऑफ देम, क्योंकि जो वैसे एपिक होती है उसके अंदर ग्रैंड वॉर्स होती हैं, यहाँ पे क्या वॉर होने वाली है, ओम्बर की वॉर होने वाली है, जो कि एक कार्ड गेम है। ओके, द 3 कंटेस्टेंट्स इमीडिएटली गेट रेडी फॉर द बैटल and each of them holds 9 cards in his hand. हाथों में वो अपने 9 कार्ड पकड़ लेते हैं, the number 9 corresponding to the number of the muses। तो नंबर 9 जो है वो म्यूज़िस से कंपेयर करस्पॉन्ड करता है। म्यूज़िस क्या हैं? वो जो 9 गॉडेसेस थी, ग्रीक गॉडेसेस थी 9, उससे करस्पॉन्ड कर रहे हैं नंबर 9। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ दिस कैंटो। आगे मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी वैसे बता दूंगी जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है इसकी वो मैं आपको करवाऊंगी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कुछ भी नहीं है कि वो हैम्पटन कोर्ट जा रही है, ये जो पार्टी है, बिलिंडा और उसके साथी जो हैं हैम्पटन कोर्ट जा रहे हैं, जो कि क्वीन एन की का पैलेस है, वो भी वहाँ कभी कभी आती है, कभी कभी वो वहाँ कॉन्सल्ट करती है, कभी कभी वो वहाँ पे डांस पार्टीज़ टी पार्टीज़ थ्रो करती है। उसके बाद वहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे कुछ जेंटलमैन और जेंटल लेडीज़ अरिस्टोक्रेटिक जो हैं वो भी आते हैं उसके प्लेजर्स लेने के लिए। वहाँ पे वो बातचीत वगैरह करते हैं और बहुत ही इंस्ट्रक्टिव टॉक करते हैं, जो कि बहुत ही आयरॉनिक वर्ड है यूज़ किया हुआ, क्योंकि इंस्ट्रक्टिव तो कुछ भी नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव ही होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी की रेपुटेशन को तबाही कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और जिस तरह ये वर्ड है कि एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज़, किसी न किसी की करेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि जब शाम होने वाली होती है तो हर किसी को इतनी जल्दी होती है डिनर पार्टीज़ पे जाने की कि इवन जजेस जो हैं, जजेस पे सटायर है यहाँ पे जो लेबर्स हैं, जो सब पे सटायर है। जजेस जो हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं अपने डिनर पे जाने के लिए कि जो उनके पास आखिरी केस होता है उसके ऊपर जल्दी से वो अपना जो वर्डिक्ट है वो दे देते हैं, वो अपनी सुना देते हैं, अपना फ़ैसला सुना देते हैं। चाहे फिर जो प्रिजनर है, चाहे फिर जो गिल्टी है पर्सन, वो गिल्टी है या नहीं है, वो चाहे इनोसेंट है या गिल्टी है, वो उसको सज़ा मिल जाती है और वो इस चीज़ की ज़रा परवाह नहीं करते। तो यहाँ पे जजेस पर भी जो है वो सटायर है। उसके बाद जो है वो गेम ऑफ ओम्बर के लिए जो है बिलिंडा की डिस्क्रिप्शन है कि वो बड़ी बेताब है 2 नाइट्स के साथ वो गेम खेलने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है।